हर वो सर्दी इतना कठिन होता है बिताना और कंबल ओढ़ना, ये सोच के कि पता नहीं मेरे बच्चे के पास कंबल है या नहीं। शब्द ही नहीं है, दर्द का शब्द नहीं है सर। सरकार से यही कहूँगी कि इस तरह से अगर कोई सिस्टम है हमारे देश में तो फट जाए पृथ्वी और हमको उसमें घुसा दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको, क्योंकि जब कोई मदद के लिए हमारा आएगा ही नहीं तो किस पे भरोसा करें। मेरे मन का विश्वास, मेरे अंतरात्मा का एक आवाज़ जो हमेशा हमको यही कहता है कि बच्ची मिलेगी, मेरी बेटी है, वो हमको बुलाती है कि माँ हमको बचाओ, माँ हमको बचाओ। वो आवाज़ पिछले 5 सालों से मेरे कानों में बिन सुने आज भी गूंजती है। आश्वासन मिला, पेट भर के मिला, झोला भर के मिला, बस आश्वासन मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। मैं एक फ़ोन करती हूँ और मुझे कॉलर ट्यून सुनाई देता है, ओ रे चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अब ये शायद आपके और मेरे लिए महज एक गाना होगा, लेकिन ये गाना उस माँ के लिए एक दर्दनाक इंतज़ार है, वो लंबा इंतज़ार है, वो एक उम्मीद है, जिस उम्मीद में वो आज भी बैठी है कि उसकी बेटी शायद वापस आ जाएगी। बोकारो से लगभग 5.5 साल पहले 14 साल की सेजल जो है वो वहाँ से लापता हो जाती है। वो घर से निकलती है ट्यूशन जाने के लिए, लेकिन ट्यूशन जाने के लिए निकलती है और आज तक वो वापस आ ही नहीं पाती है। मिलती है सिर्फ उसकी साइकिल, बिखरी किताबें और उसका कुछ सामान। उसके बाद से उनकी जो माँ है उषा झा और उनका जो पूरा परिवार है वो उसकी तलाश में है। एफआईआर दर्ज हुई, पूरा मामला हुआ। आप मानेंगे नहीं कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते आज उनके पैर घिस गए, लेकिन सेजल का कुछ पता नहीं चला। क्या सरकारी दफ्तर का क्लर्क हो, क्या प्रधानमंत्री हो, क्या राष्ट्रपति हो, वो हर दस्तक पे, हर दरवाजे पे गई, हर जगह दस्तक दिया जहाँ से उनको उम्मीद नज़र आई कि सेजल मिल पाएगी। लेकिन आज थक हार के जब कुछ नहीं हुआ, जब चारों ओर से उम्मीदें टूट गई, तो वो यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने पहुँची हैं, इस उम्मीद में कि क्या पता, एक आखिरी ये उम्मीद है, क्या पता अब सेजल मिल जाएगी। यहाँ से अगर कार्रवाई तेज़ होगी, यहाँ से जब निर्देश दिए जाएंगे। आज यहाँ पे सेजल की माँ जो हैं उषा झा, उनकी मासी भी है ममता झा, वो दोनों मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस कदर इन 5 साल उन्होंने बिताए हैं। उषा जी, 5 साल, 5.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। इस दौरान आपने बहुत कुछ देखा होगा, जायज़ सी बात है, लेकिन वो क्या एक उम्मीद थी जो मतलब एक क्या चीज़ थी जिसने आपकी उम्मीद टूटने नहीं दी और आज भी आप लड़ रही हैं और अपनी बेटी को खोज रही हैं? मेरे मन का विश्वास, मेरे अंतरात्मा का एक आवाज़ जो हमेशा हमको यही कहता है कि बच्ची मिलेगी, मेरी बेटी है, वो हमको बुलाती है कि माँ मुझे बचाओ। जिस दिन वो खोई उस रास्ते पर, क्राइम स्पॉट पर, वो जो निशान बने थे ज़मीन पर, वो दौड़ी थी, उसकी चप्पल इधर उधर हुए थे। उस समय जब हमको वो बुलाई कि माँ हमको बचाओ, माँ हमको बचाओ, वो आवाज़ पिछले 5 सालों से मेरे कानों में बिन सुने आज भी गूंजती है। मैंने उस दिन तो नहीं सुन पाई और ना उसे बचा पाई, लेकिन हर दिन हर रात मेरे मन को बेचैन करता है, माँ मुझे बचा। जब तक मेरे कान में वो आवाज़ गूंजेगी, मेरे अंदर वो विश्वास जगा रहेगा कि बच्ची मेरी बुला रही है और मैं उसे बचाने के लिए खड़ी हूँ। वो आम दिनों की तरह उस दिन भी ट्यूशन गई थी, लेकिन उस दिन वापस नहीं आ पाई। आप कैसे जानकारी मिली कि वहाँ पे साइकिल बिखरी हुई है, किताबें बिखरी हुई हैं सेजल की? नॉर्मल डे की तरह वो ट्यूशन गई, मेरा बेटा मेरी बेटी, लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर उसका ट्यूशन सेंटर था। बेटा मेरा 5 मिनट पहले निकला, 10:30 बजे। अब बेटी 10-15 मिनट बाद निकली, लगभग 11:15 बजे। उसके बाद मैं अपने दैनिक काम में व्यस्त हो गई। कोरोना काल का समय था तो स्कूल में भी छुट्टी चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो मैं जल्दी में तैयारी में थी कि हमको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराना था। तो लगभग 11:30 बजे पूरे मोहल्ले में मेरा हल्ला होने लगा। तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाहर क्यों हल्ला हो रहा है। जब मैं बाहर दौड़ करके निकली तो सब लोग बोल रहे हैं कि सेजल नहीं, सेजल सेजल करके सब लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे इधर उधर। मैंने जाकर के माँ से पूछी, मेरी सासू माँ से, कि क्या हुआ, तो वो भी एकदम बेहताश से सा दौड़े जा रही थी। तो हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह से कोई घटना हो गया है। हमें लग रहा था कि हो सकता है कि कहीं उसे चोट लग गई है, कहीं गिर गई है, तो मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। उसी बीच में मैंने सुना कि उसका किताब, कॉपी, चप्पल कुड़मा गांव से, जहां वो ट्यूशन जा रही थी पढ़ने के लिए, वहीं से कोई 2 आदमी ला कर के मेरे घर पहुंचा दिए हैं। सामान उसका आर.के. सिन्हा का उसका मैथमेटिक्स का बुक था, एक कॉपी था, एक लेडीज़ साइकिल
और 2 पेन, उसके पैरों के 2 चप्पल और बाल का हेयर बैंड। ये सारी चीज़ें ला कर के पहुँचाए। फिर हम लोग दौड़ते हुए वहाँ गए क्राइम स्पॉट पर, तो वहाँ पर कुछ नहीं था, न चीज़ें ही थी न ही मेरी बच्ची ही थी। आसपास के जंगलों में, रास्तों में हम लोग काफ़ी देर तक खोजे, लगभग आधा घंटा भर। वहाँ पर एक सैया थी जो पिछले 1 घंटा पहले से वहाँ पर कुछ ढूंढ रही थी, तो हमने उससे भी पूछा कि 1 घंटा पहले तो मेरी बच्ची यहाँ से निकली ही है, तो आपने कुछ देखा है क्या? तो उस समय वो कुछ भी बताने से कतराई और कुछ नहीं बताई। आपस में हम लोग सब कुछ देखे, वहाँ पर गांव की सारी महिलाएं लोग भी थी मेरे साथ, सबने वहाँ पर खोजा। जब कुछ भी नहीं हमको मिला तो मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया। तो फिर तुरंत हमने उसके पापा को फ़ोन किया, फ़ोन करके उन्हें बुलाए और थाना गए हम लोग। थाना में एफआईआर लिखा है। उसके बाद से थाने का कार्रवाई शुरू, पूछताछ। कार्रवाई में क्या कुछ हुआ? उनकी तरफ से आपको आश्वासन के अलावा और कुछ मदद मिली? शुरू में जब हमारे वहाँ पर जिस समय मेरा क्राइम हुआ था, मेरे बच्चे के साथ दुर्घटना हुआ, उस समय वहाँ के एसपी चंदन झा सर थे। सर ने बहुत उस समय प्रतिक्रिया बहुत अच्छी दिखाई, सक्रियता दिखाई। उन्होंने क्राइम स्पॉट पर स्क्वाड डॉग भी भेजे थे, पर्सनली भी खुद जा करके देखे थे और बहुत मदद किए थे। उस समय मन में एक आशा भरोसा था कि इतने सक्रियता से वो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और यही आशा भरोसा से 3 साल बीत गए। इन बीचों में नार्को भी हुआ, संदिग्ध जिस पर संदेह था उनका नार्को भी हुआ। काफ़ी तरह की प्लानिंग बनी और उस पर कुछ कार्रवाई भी हुई, लेकिन उससे हमको नहीं लगता कि उससे फ़र्क क्या पड़ा। मेरी बच्ची तो मेरे पास नहीं है आज भी। उसके बाद तो जो भी थोड़ा बहुत हम लोग जिंदा थे, उनके ट्रांसफ़र के बाद 2022-23 में उनका ट्रांसफ़र हो गया और फिर हम लोग एक लाश की तरह बन गए। जितनी उम्मीद थी एकदम हताश सा हम लोग हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद पूज्य प्रकाश सर आए, आलोक प्रियदर्शी सर आए, मनोज स्वर्गीय सर आए। तो मनोज स्वर्गीय सर जब आए यहाँ पर बोकारो में, तो वो आए थे पोस्टिंग के बाद, एक बार क्राइम स्पॉट पर आए थे और वो स्टार्टिंग किए थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं कोशिश करूँगा, अब बाकी जो भी है सब तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन मैं और हमको उसके 2 दिन बाद ही पता चला कि उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर तो जब जिनके पास जाते बस यही कहना कि मैडम बताइए ना आप ही कि हम लोग क्या करें। आपसे पूछते थे? हमसे ही पूछते थे, तो अब हम क्या बताएं कि हम क्या करें। अगर हमको पता ही चल होता मेरे पास कि हम क्या करें, तो शायद मुझे लगता है कि एक माँ कुछ कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करते कि कैसे लाएं बच्चे को। इतना तो करते, क्योंकि इसी आशा भरोसा से हम लोग देश दुनिया भर में खोजते फिरते हैं, पागलों की तरह घूमते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ कहीं कोई कहता है कि यहाँ जाने से बच्ची मिलेगी, उसका कोई खबर मिलेगा, बस वहीं पागलों की तरह दौड़ जाते हैं हम लोग देखने के लिए। ममता जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इन 5 सालों में क्या सरकारी दफ्तर का चपरासी हो, क्या प्रधानमंत्री हो, हर जगह आपने गुहार लगाई, कहीं से कोई मदद या फिर कोई रिस्पॉन्स? आश्वासन मिला, पेट भर के मिला, झोला भर के मिला, बस आश्वासन मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। कहीं से कोई मदद की उम्मीद भी नहीं बनी, लेकिन पागलों की तरह बस हम लोग यही करते रहें कि जा कर के देखें तो कहीं से तो कोई उम्मीद, कोई इंसानियत किसी में जगेगा अंदर से, और कोई तो मदद के लिए खड़ा होगा। तो उसके बाद फिर अभी 2026 में शायद कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसका कोई माध्यम होता है। भगवान किसी को माध्यम दे कर के भेजते हैं कि उनके माध्यम से इस केस का उद्भेदन होना है। भगवान माध्यम बनाते, जैसे श्री राम के समय जब सीता जी का हरण हुआ तो उनकी खोज में हनुमान जी माध्यम बने। उसी तरह हमको लगता है कि 2026 में दीदी से मेरा मिलना बबीता दी से एक भगवान के रूप में हमारे सामने जैसे प्रकट सी हो गई। 2 शुरू से बोकारो में है, आती जाती है, समाज में बहुत अनेकों धार्मिक और बहुत सामाजिक कार्य की होंगी, लेकिन कभी हमको नहीं उनसे संपर्क में आया या हमको कुछ जानकारी नहीं था। तो ये भगवान का ही कोई इशारा है, वो मार्गदर्शन कराए हमको। पहली मुलाकात कैसे हुई आप लोगों की? पुष्पा हत्याकांड के बाद एक कैंडल मार्च हुआ था बोकारो में, जहाँ पर दीदी लोग कैंडल मार्च करवाए थे उनके न्याय की पुकार के लिए। इसमें रजनी दी हमको फ़ोन करके वहाँ बुलाई थी कि आप सेजल की माँ हैं तो आप आइए, हम लोग भी आवाज़ उठाना चाहते हैं कि ऐसे बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है बोकारो में। पिछले 5 सालों में हमने भी अपनी बच्ची को ढूंढने के क्रम में इतनी सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं, इतनी मार्मिक व्यथा कहानी हम लोग गाँव घर में सुने हैं। रांची में, धनबाद में, बोकारो में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में पागलों की तरह घूमते हैं और इन बीचों में ऐसे कहानी हम लोग सुने हैं, एकदम शरीर रूह कांप जाता है।
तो विश्वास नहीं होता है कि हमारे आसपास में ऐसा क्यों हो रहा है, कोई क्यों नहीं आ रहा है इसे बचाने के लिए। आप पेशे से टीचर हैं, मेरे को पता चला। आप पढ़ाती हैं? जी, मैं बोकारो में? हाँ, बोकारो अपने गांव में ही पोषक क्षेत्र में मैं पढ़ाती हूँ। मैं प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। पिछले 22 सालों से मैं इस जॉब में हूँ। अभी भी पढ़ा रही हैं? जी, तो यहाँ पे अभी आप लीव पे ऑन हाँ लीव हाँ हाँ, ऑन लीव हूँ मैं आज। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपके पैरों में चप्पल नहीं है, कान भी ऐसे सूने पड़े हैं, और स्थिति भी लाजमी सी बात है, आपकी बेटी नहीं मिल रही है तो, लेकिन इस तरीके से घूमना मतलब ये विश्वास है अंतर। मैंने कहा ना कि कहते हैं कि हम सभी को, जैसे हम लोग किसी भी धर्म से जुड़े हों, लेकिन सभी को अपने अपने उस ईश्वर पर जो वो ऊपर में बैठे हुए हैं, हम लोग तो कभी देखे नहीं, बस सुनते हैं कि ऊपर में कोई बैठा हुआ है, कोई ऐसा पावर, ऐसा शक्ति जो हमारे अंतर में अगर सच्चाई है, धर्म के रास्ते पर है, दूसरों को भी मदद करते हैं, तो वो शक्ति हमें ज़रूर मदद करती है। हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन महसूस हम सभी करते हैं, किसी भी जाति धर्म से हम लोग हों। तो मुझे ये लगता है कि इस वर्ष पर हमको बस भरोसा है, विश्वास है उन पर, और मैं एक तपस्या पर हूँ। और जिस दिन मेरा यह तपस्या पूर्ण होगा, मैं अपनी बच्ची को समाज के सामने ला करके खड़ी करूँगी, क्योंकि बहुत कलंक मिले हैं। सिर्फ बच्ची को मेरा खोजना ही मेरा एकमात्र पथ नहीं है। बहुत सारे कलंक मिले थानों में। आते हैं थानेदार तो कहते हैं, मेरे पूछने पर तो हमको कुछ नहीं कहते, बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कोई और जब उनके बारे में पूछने जाते हैं, जैसे रजनी दीदी गई पूछने के लिए, बबीता दीदी गई पूछने के लिए, कोई भी जाते हैं उस केस के बारे में पूछने के लिए, तो कहते हैं लड़की का तो ये है वो है, या किसी भी मिसिंग केस के बारे में मैं जब पूछती हूँ कि सर ये मिसिंग केस ऐसा हुआ है हमारे बोकारो में, तो इसमें जोड़ करके देखिए ना, मेरे केस से कोई कनेक्ट अगर होगा तो मेरी बच्ची मिलेगी, तो कहते नहीं मैडम आपके केस से कोई संपर्क नहीं है, ये तो दूसरा केस है, ये तो लड़की खुद से। तो उनका एक ही ये बोली भाषा है कि ये भी ऐसा है। तो ऐसे के बहुत सारे कलंक है। मेरी बहन पर शुरू से प्रशासन को शक रहा है कि वो मासी ने किडनैप किया है मेरी बच्ची पर। तो ये सारे सवाल हैं मेरे पास, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे समय पर देना है। तो मैं अभी उसी त्याग तपस्या पर हूँ, और जिस दिन ये तपस्या मेरा पूर्ण होगा, मैं समाज के सामने खड़ा होकर के, प्रशासन के सामने खड़ा होकर के इसका जवाब दूंगी मैं सबको। आपको किसी भी संदेह, आपको लगता है कि आपसी रंजिश में किसी ने ये काम कर दिया हो? देखिए, आप तो चूँकि अभी खुद इतना पता लगा, मैं पेशे से शिक्षिका हूँ। पिछले 22 सालों से 18 साल की उम्र में मेरी शादी के बाद तुरंत 1 महीने बाद मेरी जॉब लगी। तो मैं 18 साल से लगातार इस जॉब में हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, जहाँ पर आप समझ सकती हैं कि 1 से 5 तक के बच्चे कितने छोटे मासूम होते होंगे, उनको खुद का अपने संभलने का होश नहीं होता होगा। तो उस स्थिति में जब मैं खुद नाबालिग से बालिग हुई थी, उस समय से उन बच्चों को मैं संभाल रही हूँ। अब तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भगवान ने ऐसा क्यों मेरे साथ किया या मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन फिर भी मैं इन 22 सालों में इन बच्चों के बीच में रही हूँ, तो लोगों से लाजमी है कि व्यवहार बना रहा है मेरा। उनकी माताओं से, पिताओं से, ग्रामीण, एक सम्मानित प्रतिष्ठित पद होता है शिक्षक का, बहुत बड़ा पद तो नहीं है, केंद्र का नहीं है, सेंट्रल का नहीं है, एक छोटे से विद्यालय का ही है, लेकिन सम्मानित पद होता है, लोग सम्मान करते हैं। मेरे पति भी काम करते हैं, वो ट्रैक्टर है हमारा, लोगों के घर को बनवाना, उनका घर का खुद का घर तो अभी अशांति से फैला हुआ है, लेकिन लोगों के घर बनाने में वो मदद करते हैं। गाड़ी में हम लोग ईटा मिट्टी बालू वगैरह करते हैं, खेती बाड़ी भी हम लोग का है। तो ये सब चीज़ तो हम लोग नॉर्मल बहुत ही मध्य वर्ग के परिवार से आते हैं, और हम लोग कभी किसी से इस तरह का कुछ नहीं मतलब से रहते हैं कि किसी का बुरा चाहे, तर्क वितर्क हो या आपसी रंजिश हो या किसी तरह का कोई झगड़ा झंझट हो। तो इसीलिए हम लोग को दिमाग में ये चीज़ कभी आज तक नहीं आया कि कोई आपसी रंजिश से, कभी हमको तो ये चीज़ मन में महसूस होता है या लगता है कि उससे मेरा हुआ था, बहस हुआ या झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो इस कारण से वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। आपके पति नहीं आए आज आपके साथ? देखिए, आप समझ सकते हैं ना, मेरी बच्ची का फ़ोटो देखिए, मेरी बच्ची का फ़ोटो से आपको पता चलेगा कि उसके पिता की जैसा उसका चेहरा है। अपने पिता पर वो गई है, काफ़ी भावुक है। ये सारी चीज़ें मन में, देखिए हम लोग स्ट्रांग बनने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मन तो मन होता है ना। कल रात से इतने, देखिए कल उन्हीं को आना था, वो भी आते साथ में, हमारे तैयारी थी, हमारी बस की टिकट भी की हुई थी। तो आज सुबह से उनका चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया। बेटा मेरा हॉस्पिटल में है इन्फेक्शन के कारण, कल से वो एडमिट है हिल कैंडी हॉस्पिटल तलगड़िया मोड़ चास में। तो उसके साथ उनको रहना था, उसको आज छुट्टी करा के घर पहुंचा के फिर हमको यहाँ आना था। तब देखिए उनको भी चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, सर में चक्कर आने लगा, उनका भी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। तो इस तरह से परीक्षाएं हैं।
जैसे खत्म माँ सीता का हुआ ही नहीं परीक्षा, उस तरह से मेरा भी परीक्षा खत्म ही नहीं हो रहा है। कितने परीक्षाएं थे, पता नहीं लगता कि यही सब थक करके माँ सीता ने कहा कि पृथ्वी फट जाए तो उसमें समा जाए हम। तो मैं भी यही प्रशासन से, विभाग से, सरकार से यही कहूँगी कि इस तरह से अगर कोई सिस्टम है हमारे देश में तो फट जाए पृथ्वी और हमको उसमें घुसा दे, और कुछ नहीं चाहिए हमको। क्योंकि जब कोई मदद के लिए हमारा आएगा ही नहीं तो किस पे भरोसा करें। बोलिए, अभी थोड़ी सी जीने की उम्मीद बढ़ी है, ताकत बढ़ी है। जब दीदी हमारे साथ आई, खड़ी हुई, हमारी हिम्मत बनी। कितनी उम्मीद है आपको हाई कोर्ट से, झारखंड सरकार से कि अब शायद जाग जाए और अब शायद मदद कर दे? देखिए, उम्मीद से ही तो इंसानियत भी जिंदा है, आज इंसान भी जिंदा है। और हर इंसान सुबह से रात तक जीता है सिर्फ उम्मीद से। रात को भले अपना उम्मीद को सामने रख करके, एक साइड रख करके सो जाता होगा, लेकिन फिर अगले दिन वो वही उम्मीद के साथ जीता है। हमारे उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय से आशाएं जुड़ी हैं, विश्वास जुड़ी हैं। अभी देखिए, पुष्पा हत्याकांड में जो भी हमारे पक्ष में आया, इनके तरफ से, माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से, वो एक उम्मीद बढ़ाई है हमारी तरफ से कि उसको न्याय मिलने की उम्मीद है। उसको न्याय मिली और मिलेगी। जब तक बबीता दी जैसे और रजनी दीदी जैसे महिलाएं हमारे समाज में, हमारे बीच में रहेंगी, तब तक उम्मीद बनी रहेगी। और तब तक हमको उच्च न्यायालय में भी ये उम्मीद रहेगा कि वो कहीं ना कहीं हमारा न्याय दिलाएगी ही। हमारे साथ इस वक्त बोकारो जिला के उपाध्यक्ष ये बबीता जी भी हैं, जिनका जिक्र बार बार कर रही थी। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि इस वक्त आप इनके लिए भगवान का रूप है। ये चैनल के माध्यम से आज हम लोग, आप लोग को मतलब बोलने में भी आज समर्थ हूँ कि एक हमारी जो बहन है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रही है, एक माँ को दर्द सुन कर के उनकी आँख में वो भी बोलने में असमर्थ हो रही है। और ऐसे देखा जाए तो ये बोकारो के पावन धरती का कहानी है। ये बोकारो पावन धरती का कहानी है। और इसमें देखा जाए, जो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भारत आज़ाद होने के बाद हमारे बोकारो ज़िला एक स्टील प्लांट के नाम से जाने जाते थे। और बोकारो ज़िला में बीडीपीएस इस तरह से स्टील प्लांट रहा है उस नाम से। और करीबन 10 साल पहले से एक एजुकेशन के नाम से कि वहाँ पे डीपीएस का स्टूडेंट हुआ करते थे। हर एक देश के हर एक कोना में वहाँ से पढ़ लिख कर के लोग नौकरी का सेवा दे रहे हैं, सब विभाग में, सब डिपार्टमेंट में। और आज देखा जा तो हमारे बोकारो ज़िला कि थाना का थाना सस्पेंड हो रहा है, उस नाम से जाने जा रहे हैं बोकारो ज़िला। कि ऐसा मतलब कि देखा जाए कि पूरे झारखंड में इस तरह का घटना का अंजाम दिया बोकारो ज़िला कि हमारे प्रशासन कहाँ पर सोए हुए हैं और कहाँ पे कौन काम में वो लीन है कि इस तरह का थाना का थाना सस्पेंड हो रहा। ये तो ऐतिहासिक चीज़ बन गया है। और इतना ही नहीं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो पुष्पा हत्याकांड का उजागर हुआ, उसके लिए मेरा प्रशासन, मेरा सरकार झारखंड का सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। यहाँ तक के नहीं कि यहाँ का पूरा प्रशासन का जो मुखिया होती है डीजीपी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये भी एक ऐतिहासिक कहानी बनने जा रहा है। हम उनको ये इस चैलेंज के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि एक बेटी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर संख्या में देखा जाए तो 100 बेटी इस तरह से गायब हुई है, जैसे पुष्पा हत्याकांड। हम ये मतलब यहाँ पे बहुत ही दुख से मतलब अंदर से दम टूटा हुआ कि एक माँ रो रही है, उसी तरह सब माँ को ये चीज़ जिनके साथ बीतेगा वो भी अंदर से टूट जाएंगे। लेकिन हमारा जो सरकार है, हमारा जो अबुआ सरकार है, वो कहाँ सोए हुए हैं कि प्रशासन की तरफ से इतना मतलब इतना है कि ईडी में
जो सीआईडी में है इतना शक्ति है कि 24 घंटा में कंकाल निकल जाता है, इतना शक्ति है। तो हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारा प्रशासन कौन काम का है जो 4 साल का कंकाल निकल रहा है, 9 महीना का कंकाल निकल रहा है। ये तो बना बनाया साजिश की तरह एक कहानी रचा जा रहा है। सेजल का जो चल रहा है इस प्रक्रिया को कि ऐसे ऐसे हमारे पिंडरा जोड़ा चंदन क्यारी से 100 की संख्या में बेटियां गायब हुई है। तो यदि हम लोग मिलजुल करके ये काम करें तो इतना हमें ताकत लोग दे कि हम लोग ये सब चीज़ों को ढूंढ के निकालें। इस वक्त हमारे साथ सेजल की मासी भी हैं, उनसे खैर हमने पहले भी बात की है, आपने सारी जानकारी दी थी जो भी कुछ हुआ था। अभी फ़िलहाल इस वक्त पे करंट सिचुएशन क्या है? आप लोग हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जब याचिका जो दायर कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से क्या मांगे रख रहे हैं, क्या अपील की जा रही है आपके द्वारा? पिछले 5 सालों से जो याचिका सबके पास लेके जा रहे हैं कि चाहे कैसे भी हो, हमें नहीं पता कैसे, बस मेरी बेटी को सुरक्षित मेरे घर वापस कर दो। माननीय न्यायालय से यही अपील है। आपके साथ आपकी बड़ी बहन भी, हमने इनसे बात की, खैर इनकी हिम्मत तो नहीं टूटनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एक उम्मीद पे दुनिया कायम है हम कहते हैं, पर जिस तरीके से इनकी स्थिति है, ना पैरों में चप्पल है, ना इनके कान बालियाँ जो होनी चाहिए वो नहीं है, इनकी स्थिति पूरी तरीके से बता रही है कितने दुख में है। लेकिन जब आप लोग देखते हैं किस तरीके से आप लोग को लगता है कि ये आज भी हिम्मत बनाए हुए हैं, पूरा परिवार किन दिक्कतों से गुजर रहा है। एक खोई हुई बेटी की माँ का मनोदशा तो एक्सप्लेन करना शायद पूरा उपन्यास ही कम पड़ जाएगा अगर आप लिखने जाएं या बताने जाएं तो। और हम क्या महसूस करते हैं इसको देख के, उस दर्द को भी बताना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं अपनी बहन को देखती हूँ इस धूप में अपने पैर को रोड पे रखते हुए, उसका एक एक पैर जब उस धूप में पड़ता है तो हमारे पूरे परिवार का दिल जलता है। उस वक्त हमने कभी उससे नहीं कहा कि तुम ऐसे क्यों रहती हो, हमारी हिम्मत ही नहीं है। जहाँ तक आप हिम्मत की बात कह रहे हैं ना, मेरी बहन का नाम उषा है। उषा का मतलब होता है भोर की किरण, जिसके आने से पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को उजाला मिलता है, रोशनी मिलता है। तो आज जो अंधेरा हमारी ज़िंदगी में आई है ना, उस अंधेरे में हम ना खो जाएं, उसकी हिम्मत यही उषा है। मेरा पूरा परिवार को बांध के रखने वाली यही है। वो भले आपको इस वेशभूषा में अभी दिख रही है, वो टूटी नहीं है। हम सबको बांध के रखी है, हमारी हिम्मत वही है, हमें टूटने नहीं देती है वो। आपसे अभी मैं ऑफ द कैमरा बात कर रही थी तो जब खाने की बारी आई तो आपने कहा, उन्होंने बताया उनका फास्ट है, आपने बताया कि 12 महीना उनका फास्ट चलता है। वो वैसे भी नॉर्मल दिन में भी पूरे हफ्ते में एक दिन होता है, वेडनेसडे का दिन, जब उसका शायद अगर एकादशी या पूर्णिमा ऐसा कुछ ना हुआ तो उसका फास्टिंग नहीं होता है। तो उस दिन बस एक बार खाना खाती है, लेकिन वो खाना बिल्कुल सादा होता है। उसमें ना तो कोई मिठाई होती है, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे पौष्टिक उसके शरीर को मिल सके। इसमें तो जैसे पुष्पा वाला मामला हुआ था तो उसमें उसका 8-9 महीना हुआ था गुमशुदा हुए। तो इसमें 5 साल से ये सेजल वाला जो मामला है इसमें लड़की लापता है। तो इन्हें भी पहले आइडिया नहीं था कि इसे हाई कोर्ट मूव करके आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। तो पुष्पा वाला जब मामला हुआ तो इन्हें नॉलेज हुआ कि हम इसे हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि फिर पुलिस को डायरेक्शन दिया जाए कि आप जल्दी से इसे, मतलब अब उसी वाले मामले में देख लीजिए 8-9 महीना से लड़की का कोई अता पता नहीं था। फिर जब कोर्ट से डायरेक्शन मिला, ऑर्डर हुआ, कोर्ट ने मतलब इस पूरे मैटर को लुक किया, तब जाके पुलिस भी कुछ अपना कदम उठाया उन्होंने। तो हमारा इसमें भी वही उम्मीद है कि हम ये फाइल करेंगे हेबियस कॉर्पस, और उसी तरह जैसे उस केस में जैसे जल्दी जल्दी पुलिस मूव की है, इसमें भी हमारा यही उम्मीद है कि इसमें भी हमें लड़की का कुछ पता चल पाए। तो याचिका में मुख्य रूप से पॉइंटर्स क्या हैं, किस चीज़ की मांग? याचिका में तो हमें मांग ये रहेगा, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि बॉडी को प्रेजेंट करना। तो जो लड़की लापता है तो हमारा मांग यही रहेगा कि उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, या फिर उसका प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है उसे पता करके उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए। तो हमारा यही याचिका रहेगा। आप एक परिवार से क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे कि आप किस तरीके से, किस दर्द से गुजर रहे हैं? क्योंकि वो दर्द बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। आप और मैं शायद अभी महसूस कर पा रहे हैं, पर वो 5.5 साल से उस दर्द से गुजर रहे हैं।
एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल 800 से 1200 जो नाबालिग लड़कियां हैं वो गायब होती हैं, जिनमें से 40% का तो नामो निशान नहीं होता कि आखिर वो गई कहाँ। इस केस में भी हुआ, पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, इनके पास जवाब होता है कि हुआ होगा कुछ, नाबालिग लड़की है, कुछ समय में भाग गई होगी, ऐसा जवाब करके टरका देते हैं। लेकिन आयरनी देखिए ना, झारखंड में जब ऐसे कोई भी केस निकलते हैं, हाईकोर्ट के पास जब बात पहुंचती है तो अचानक से प्रशासन एक्टिव नज़र आने लगती है, बड़े बड़े खुलासे होने लगते हैं। सवाल मैं ये करना चाहूँगी, तब वो प्रशासन क्या कर रही होती है, वो पुलिस क्या कर रही होती है जब वो माँ बाप, वो परिवार आपके पास पहुँचता है। पिंडरा जोरा में ही अभी करेंटली 17 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो अभी ऑन गोइंग रजिस्टर्ड हैं, और कितने तो शायद एड्रेस भी नहीं किए गए होंगे, और ऐसे ही माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चियों के लिए भटक रहे हैं। पुष्पा हत्याकांड जब होता है तो उसमें क्या होता है, बड़ा खुलासा होता है, कंकाल तो मिल जाता है, और उसी केस के चक्कर में पूरे पिंडरा जोरा थाना में जो कर्मचारी होते हैं 28 को सस्पेंड कर दिया जाता है। सेजल झा का भी वहीं का तो केस है। आखिर कितने प्रशासन, कितने कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाएगा, और क्या सस्पेंड कर लेने से उनकी बेटी आ जाएगी? क्योंकि सबसे बड़ी लापरवाही तो यही हुई जब ये मामला शुरू हुआ, इनिशियल डेज़ में ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शायद अगर पुलिस ने वो कार्रवाई वहीं पे शुरू कर दी होती तो मैं भी कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते, पर शायद सेजल क्या पता उसी वक्त मिल जाती। आज 5 साल भी नहीं, 5.5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। माँ के हाथों में हरदम वो तस्वीर है, वो टीचर है, पढ़ाने जाती है। वो आपने सुना होगा एक लाइन कि चलते चलते चप्पल घिस गई, उनके पैर घिस गए हैं चलते चलते। वो किस दफ्तर नहीं गई, किस सरकारी कर्मचारी, हम चपरासी की बात करते हैं, शायद वो भी नहीं छोड़ा होगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हर किसी के पास पहुंच गई, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जो आज हमारे देश में अक्सर जो होता है, आश्वासन दिया जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा भर भर के आश्वासन मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। आज फाइनली जब ये झारखंड हाईकोर्ट में है, मैं आशा करूंगी कि ये याचिका सिर्फ दायर होकर लंबे टाइम टू टाइम खिंचते ना जाए, और अब सेजल मिल जाए, अब उस माँ को उसकी बेटी मिल जाए, जिसकी तलाश में पूरा परिवार आज बैठा हुआ है, और खाना पीना तो छोड़ दिया गया है, कुछ नहीं है, बस जीना है, इसीलिए अन्न ग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे केस में ये भी मैं अपील करना चाहूँगी हमारे दर्शकों से भी, कुछ भी अगर आपको जानकारी मिलती है, बिना डरे सामने आए, क्योंकि एक माँ है जो एक उम्मीद में बैठी है, और वो उम्मीद तब तक बनी रहेगी क्योंकि जब कोई जानकारी नहीं मिलती है ना, और जब लगता है कि क्या पता मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या पता वो शायद ठीक होगी, क्या पता वो आ जाएगी, और वो क्या पता वो जो काश होता है वो तोड़ तो देता है, लेकिन इंसान फिर भी बना रहता है। आज वही स्थिति सेजल झा के परिवार की है, और हम चाहेंगे कि सेजल जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी, और दिल से अपील करना चाहूँगी कि ढूंढिए, अगर आपको कुछ पता चलता है तो कांटेक्ट करिए। तस्वीर आपके हमारे स्क्रीन पे चल रही होगी, ये सेजल की तस्वीर है, 14 साल की थी तब वो, अब 5.5 साल से ज़्यादा समय बीत गया है। बस इसी के साथ एक अंतिम सवाल ये छोड़ूंगी, झारखंड सरकार के लिए छोड़ूंगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट, आप कहते हैं कि आप महिलाओं के लिए सुरक्षा के नाम पे कितने सारे ऑपरेशंस चला रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस किस काम के जब लड़कियां सुरक्षित ही नहीं हैं। ये सेजल की बात हुई, इसी से गुमला से संजीता नाम की एक लड़की है जो 2018 में गायब हुई थी, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। पुष्पा हत्याकांड की बात मैं कर रही हूँ, उसका कंकाल मिलता है। ये किसी भी परिवार के साथ ना बीते, इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करना चाहूँगी, और बस आखिरी अपील, बार बार अपील करूँगी, कुछ भी पता चले तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक, मेरा नाम है साक्षी पांडे, और आप देख रहे थे एयर नाउ।